क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोगों ने कर लिया था। एक बार क्वेश्चन नंबर 40 को हम एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन 40 में कह रहा है कि एज पर स्टैंडर्ड द मिनिमम डायमीटर ऑफ होल ऑफ डायमेंशन 25h7। मिनिमम डायमेंशन पूछ रहा है, जैसे लोअर लिमिट साइज़ पूछ रहा है। लोअर लिमिट साइज़ आप जानते हैं कि अगर जैसे ये दिया है हमारे पास डायमेंशन 25h7, तो ये बेसिक साइज होता है हमारा, और H7 में H हमारा होल को दिखाता है। होल बेसिस सिस्टम में कैपिटल H से लिखते हैं, और 7 हमारा IT टॉलरेंस ग्रेड नंबर होता है। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए कि हमारा H5 से लेके H13 तक जो लोअर डायमेंशन ऑफ होल होता है वो 0.000 होता है। ठीक है, ये H5 से H13 तक ये चार्ट से मिला है। चार्ट होता है लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर में, हमारा पीछे चार्ट दिया होता है। उसमें H5 से H13 तक जो लोअर डायमेंशन होता है वो 0.000 होता है, और ये लर्न करना रहेगा तभी इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। तो लोअर लिमिट साइज़ निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है बेसिक साइज प्लस लोअर डेविएशन। अब यहाँ पे ये जो 25h7 लिख रखा है इसने, 25h7, इसमें ये 25 हमारा बेसिक साइज होता है और H7 हमारा होल का साइज होता है, तो जो कि 0.00 हो जाएगा, और ये बेसिक साइज है हमारा। तो हम बेसिक साइज की जगह पे 25 लिखेंगे और लोअर डेविएशन की जगह पे 0.000 लिखेंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये 25.000 mm हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा लोअर लिमिट साइज़। तो इसमें पूछा था कि मिनिमम डायमीटर क्या होगा, तो मिनिमम डायमीटर हमारा 25.000 सी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अभी फ़िलहाल ये लिमिट फिट टॉलरेंस में जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ये चार्ट वाली चीज़ें याद रखनी होगी। हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है कि 25h7 दे रखा है, तो इसका लोअर डेविएशन, जैसे डेविएशन 0.0 दे रखा था, अपर डेविएशन भी इसका दिया रहता है, तो वो लर्न कर सकते हैं, और ज़्यादातर यही क्वेश्चंस रिपीट करते हैं इस रो में, तो आप वहाँ से भी याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ RF ऑन एन आइसोमेट्रिक स्केल इज़। अब RF की आइसोमेट्रिक स्केल पे जो RF होता है हमारा, ये RF का जो मतलब जो वैल्यू होता है, फ्रैक्शन वैल्यू, वो 2/3 की पावर 1/2 होता है। इसे हम √2/3 भी लिख सकते हैं, रूट में 2/3 भी लिख सकते हैं RF वैल्यू। और RF वैल्यू स्केल पे भी दर्शाया जाता है। स्केल पे RF वैल्यू कैसे दर्शाते हैं, जैसे रिफ्रैक्शन दर्शाना होता है तो वो कैसे दर्शाते हैं, जैसे मान लीजिए हमें पता है कि RF बराबर होता है हमारा ड्राइंग पे दर्शाया गया माप, जो ड्राइंग पे दी गई साइज होती है, और एक एक्चुअल साइज जो होती है, एक्चुअल साइज जो होती है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वही RF होता है। तो अगर मैंने मान लीजिए लिखा है 2:3, तो इसमें जो 2 है वो ड्राइंग पे दर्शाया गया माप है और एक्चुअल साइज 3 है, तो हम 3 से 2 कर रहे हैं, यानी स्केल को हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो अगर कभी 2:3 दे के पूछेगा कि बताइए कैसा स्केल है, तो ये एक रिड्यूसिंग स्केल है। और ये चीज़ ना ED में आपको याद रखनी होगी। ED में ये ऐसे इस तरह से देता है। अगर इसी को अगर वो ऐसे लिखता कि अगर मान लीजिए यहाँ दे देता कि 3 और इसको दे देता 2, तो यानी कि ड्राइंग पे हमने 3 दर्शाया है और एक्चुअल साइज़ 2 है, यानी हमने बढ़ाया है, तो ये एक इंक्रीजिंग स्केल है। तो इस तरह से रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग स्केल भी याद रखना है। RF वहाँ से भी कनेक्ट करता है चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रिल जिग का कौन सा भाग सबसे कठोर होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको जिग के बारे में पता होना चाहिए। जिग एंड फिक्सर का क्वेश्चन है। जिग में अगर मान लीजिए किसी प्रकार के जिग का अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो जिग में सबसे ऊपर हमारा ड्रिल प्लेट लगता है, फिर मेन बॉडी होती है हमारी, और नीचे बेस प्लेट लगता है। जिग में ये 3-4 कंपोनेंट लगते हैं, और ये जो ड्रिल प्लेट होता है इसी में बुश बने होते हैं हमारे, और बुश जो ड्रिल बीट होता है उसको गाइड करने का काम करते हैं कि यहीं पे वर्कपीस में इसी प्रॉपर लोकेशन पे हमको ड्रिल करना है, तो ये बुश गाइड करने का काम करता है। तो बुश गाइड भी कर रहा है हालांकि। तो बुश जो होता है ना, ये बहुत कठोर पार्ट का बना होता है, हार्ड स्टील का बना होता है बुश, हार्ड स्टील का, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जिससे ना मान लीजिए ड्रिल चल रहा है, इसमें इसके कांटेक्ट में आ रहा है तो घिसे नहीं, इसलिए हार्ड स्टील का बनाया जाता है। तो सबसे कठोर पार्ट ड्रिल प्लेट, जिग बॉडी और बेस प्लेट में जो इस ड्रिल प्लेट के अंदर ये जो बुश लगा है वो होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा था कौन सा भाग सबसे कठोर होता है, तो हम सिंपली आंसर कर सकते हैं जो बुश होता है ये सबसे कठोर पार्ट ऑफ द मतलब सबसे हार्ड पार्ट ऑफ द जिग है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्वेश्चन साइन बार और स्लिप गेज से आ रहा है। ये स्लिप गेज का क्वेश्चन है।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ कीबोर्ड, नहीं अच्छा इसके बाद ठीक है, ये हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ क्यूबॉइड इफ़ द वॉल्यूम ऑफ 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया 25। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड हालांकि क्यूबॉइड आपको पता होगा ये क्यूबॉइड होता है, क्यूब स्क्वायर जो आपका स्क्वायर होता है उससे बनता है और क्यूबॉइड रेक्टेंगल के शेप से बनता है। तो क्यूबॉइड हमको बताना है, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला v बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ठीक है। अब इसमें l इंटू बी जो होता है वो एरिया दर्शाता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई वही दर्शाता है l इंटू बी। तो l इंटू बी की वैल्यू ऑलरेडी वो दे रखा है 25 और यहाँ पे h हमारा है और वॉल्यूम हमको दे रखा है 275, आयतन दे रखा है 275। अब इससे आप काटोगे तो 11 बार में कट जाएगा, ये 25 से कम 25, 2 गया 25, 25 से कम 25, यानी कि हाइट जो आ गई हमारी कीबोर्ड की वो आ गई 11। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 11, बी ऑप्शन, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, इजी क्वेश्चन है इस तरह के मैथ्स के। और इसरो में एक खास बात ये ध्यान रखनी होती है कि जो हमारा वो होता है क्या कहते हैं मैथ्स का क्वेश्चंस होता है वो उसमें सबसे ज़्यादा मेंसुरेशन 2D 3D से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रेशियो वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेंसुरेशन तो डेफिनेटली आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्कशॉप में फर्श से ऊंचाई तक यानी छत तक भार को उठाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। देखिए वर्कशॉप में ये मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कई सारे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमको किसी वस्तु को ऊंचाई तक उठानी है, अगर हम एक एक क्वेश्चन ऑप्शन को एक्सप्लेन करें, जैसे स्क्रू जैक का प्रयोग हम लोग व्हीकल्स वगैरह को जब हम लोग देखते होंगे टायर पंचर वगैरह हो जाता है कार वगैरह का तो स्क्रू जैक लगा के उठाते हैं, तो उस स्क्रू जैक कुछ ही ऊंचाई तक उठा पाता है, मैक्सिमम हाइट तक नहीं उठा सकता है। चेन घिरनी ब्लॉक यानी चेन पुली ब्लॉक जो होता है वो ऊंचे ऊंचे स्थान तक एक पुली होती है ऐसे, इसमें चेन लगा होता है, स्लिंग लगे होते हैं, इसमें हम लोग होल्ड करके इस तरह से चेन को खींचते हैं तो ये लोड को ज़्यादा हाइट तक उठाता है। तो ये एक करेक्ट ऑप्शन हो सकता है हमारा। नेक्स्ट है संयुक्त लीवर कंबाइंड लीवर। कंबाइंड लीवर्स अक्सर पुश करने के लिए या धकेलने के लिए ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। और ओवरहेड क्रेन, सिरोपरी क्रेन का मतलब ओवरहेड क्रेन होते हैं जो कि ऑलरेडी ऊपर टंगे हुए वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल कराने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन निकल के आ रहा है। ये जो होता है ये ऊंचाई तक वस्तुओं को उठाने के लिए, भार उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा 44 नंबर क्वेश्चन, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं 45 पे। कह रहा है विच ऑफ द, इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम ऑफ मिलिट्री। मिलिट्री का एंटोनिम सिविल होता है, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 46 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है द टॉलरेंस ग्रेड विच कैन बी ऑब्टेन्ड इकोनॉमिकली बाय ग्राइंडिंग प्रोसेस। देखिए सबसे पहली बात तो ये ध्यान होनी चाहिए, ये भी लिमिट फिट टॉलरेंस का ही क्वेश्चन है। इसमें टॉलरेंस ग्रेड के बारे में बात कर रखा है। BIS के अकॉर्डिंग जो हमारा टॉलरेंस ग्रेड होता है, BIS बोले तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसका नाम बदल के अब ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हो गया है। तो BIS के अकॉर्डिंग, BIS पुराना नाम है, तो इसके अकॉर्डिंग जो टॉलरेंस ग्रेड नंबर रहते हैं वो 18 रहते हैं। टोटल टॉलरेंस ग्रेड 18 होते हैं हमारे। टॉलरेंस ग्रेड क्या बताता है, किसी भी जॉब की फिनिशिंग कितनी अच्छी है, उस जॉब की एक्यूरेसी क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये हम टॉलरेंस ग्रेड नंबर से बताते हैं। सरफेस से रिलेटेड हालांकि होता है ये। तो टॉलरेंस ग्रेड नंबर अगर कोई पूछे कितना होता है तो IT 0 होता है हमारा, IT 00, IT 01, ये हमारे 2 होते हैं। फिर हमारा शुरू होता है IT 1 से लेके IT 1, IT 2, इस तरह करते करते IT 16 तक होता है। तो 16 ये टोटल और 2 ये टोटल 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं और सबके लिए हम लोग अलग अलग चीज़ों के लिए टॉलरेंस ग्रेड निर्धारित कर रखे हैं। जैसे IT 00 से लेके IT 4 तक अगर आप जाओगे तो ये सारा का सारा गेज के लिए होता है। IT 4 तक ये सब किसके लिए होता है, गेज के लिए होता है। IT 5 जो होता है आपका वो हमारा लैपिंग के लिए होता है और IT 6 जो होता है हमारा वो हमारा ग्राइंडिंग के लिए होता है। तो वही पूछा था इस क्वेश्चन में कि ग्राइंडिंग प्रोसेस के लिए जो टॉलरेंस ग्रेड नंबर होता है वो कितना होता है। तो हम क्या याद रखेंगे, IT 6 याद रखेंगे। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है ना IT 11, ये गलत ऑप्शन है, ये गलत चूज़ कर लिया है इसने और इससे घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। अगर कोई गलत ऑप्शंस वो अपने से चूज़ कर रहा है तो उसका नंबर सबको मिलता है। तो यहाँ पे IT 6 हमारा होगा ग्राइंडिंग प्रोसेस के लिए, ना कि IT 11, वो मिस्टेक वो आंसर की है। नेक्स्ट चलते हैं हम
नेक्स्ट है ब्रेजिंग इज़ जनरली डन इन। देखिए, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग दो चीज़ें होती हैं। सॉफ्ट सोल्डर्स हमारे सोल्डरिंग में आते हैं, ब्रेजिंग को हार्ड सोल्डरिंग भी कहते हैं, और जिसमें हम कॉपर जिंक का इस्तेमाल करते हैं स्पेल्टर के रूप में। स्पेल्टर वही जैसे सोल्डर होता है उस तरह से स्पेल्टर होता है ब्रेजिंग में, और कॉपर जिंक हमारा मिला के हम बनाते हैं। और ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है स्पेल्टर का, या तो ब्रेजिंग में जो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं हम, वो 450 डिग्री सेल्सियस से अबव रखते हैं, और सोल्डरिंग में 450 डिग्री सेल्सियस से बिलो रखते हैं। ये ध्यान रखना होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ओशा कानून कब लागू हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन। ओशा, सबसे पहली बात ओशा क्या है, और ओशा का फुल फॉर्म होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ये होता है हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, स्पेलिंग आप मैनेज कर लेना। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ओशा का फुल फॉर्म होता है, और ये 1970 में लागू हुआ था। हालांकि बन के तैयार 1968 में ही हो गया था, लागू 1970 में किया गया। तो ये श्रमिकों के हेल्थ से रिलेटेड था, जो कि फैक्ट्रीज़ में पहले काम करते थे, तो उनके साथ कोई हज़ार्ड्स को दुर्घटनाएँ हो जाएँ तो उनके क्या-क्या नियम कानून होने चाहिए, उसके लिए वो नियम बनाया गया था, जिससे बाद में बहुत ज़्यादा श्रमिकों की लेबर्स की मदद मिली थी। मतलब उनको हेल्प कराया गया था, एक तरह से पॉलिसी बनाई गई थी उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइन बार और स्लिप गेज का है, साइन बार का है। हालाँकि इसमें कह रहा है, सबसे पहले साइन बार के बारे में कुछ बातें जान लें कि साइन बार जो होता है हमारा वो हाई क्वालिटी स्टील का बनाया गया होता है, ठीक है, और इसमें 2 रोलर्स ऐसे लगे होते हैं, और इनके बीच में ऐसे-ऐसे होल्स भी बने होते हैं, ब्लॉक बने होते हैं, ग्रूव्स बने होते हैं कह सकते हैं हम, और यहाँ पे स्टॉपर लगा होता है। हम लोग इसका प्रयोग साइन बार का प्रयोग हालाँकि हम लोग किसी भी टेपर पीस की कितना टेपर है ये जाँचने के लिए प्रयोग करते हैं। टेपर एंगल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं साइन बार को। तो जैसे अब स्टॉपर पे यहाँ पे हम लोग ऐसे रख देते हैं जॉब को, और रबर बैंड से बांध देते हैं। तो पूछता है क्वेश्चन कि बताइए साइन बार में जो ग्रूव दिया रहता है वो किस लिए दिया रहता है, तो क्लैंपिंग के लिए दिया रहता है। और साइन बार की लंबाई कहाँ से ली जाती है, तो उसके जो 2 रोलर्स होते हैं उनके सेंटर के बीच की दूरी से लिया जाता है। टेपर की जाँच करने के लिए साइन बार का प्रयोग किया जाता है। ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी होगी। अब हम लोग साइन बार और स्लिप गेज की कॉम्बिनेशन बनाएँ, तो साइन बार को ऐसे हम रखते हैं, ये रोलर्स होते हैं, और इसके नीचे हम लोग स्लिप गेजेस लगा देते हैं, स्लिप गेज ब्लॉक लगा देते हैं, ठीक है। एक रेफरेंस सतह के ऊपर स्लिप गेज हम लोग रख देते हैं, जिसकी रिंगिंग हम लोग स्टार्ट विथ लार्ज पीस ऑफ स्लिप गेज और स्मॉल पीस ऑफ स्लिप गेज पे हम ले जाके एंड करते हैं। रिंगिंग क्या होता है, 2 स्लिप गेज को आपस में रगड़ कर चिपकाने की प्रक्रिया को हम रिंगिंग कहते हैं, जो कि एडहेसिव फोर्स के कारण चिपकता है। और जो ये स्लिप गेज होता है ये हमारा स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील इत्यादि का बना होता है। ये सारी बातें ध्यान रखने हैं। अब हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं अपने। ये हमारा साइन बार है, और इसके नीचे हम लोगों ने स्लिप गेज ऐसे लगा रखे हैं, ठीक है। तो ये एक रेफरेंस आता है। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो साइन बार की लंबाई है वो हाइपोटेनस, अगर मैं इन तीनों को मिला दूँ तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये, और इसमें जो हमारी जो हाइट है, हाइट ये हमारी स्लिप गेज की हाइट को दर्शा रहा है, और ये जो हाइपोटेनस है हमारा, ये हम हाइपोटेनस हमारे साइन बार की लंबाई को दर्शा रहा है, और ये हमारा थीटा एंगल है। तो अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब पे कौन आ रहा है, स्लिप गेज की हाइट आ रही है, और कर्ण पे कौन आ रहा है, साइन बार की लंबाई आ रही है। तो अब इस पे हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। यहाँ पे देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे एंगल दे रखा है क्वेश्चन में 30 डिग्री, तो हम 30 डिग्री यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद से साइन स्लिप गेज की हाइट पूछ रहा है, तो कहीं पे भी दिया नहीं, वही निकालना है हमको। तो हम यहाँ पे h मान लेना, स्लिप गेज की हाइट है। साइन बार की लंबाई उसने ऑलरेडी दे रखी है, 150 mm है क्वेश्चन में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। बेसिकली सिंपल है कि साइन 30 का मान होता है 1/2, हमने लिख दिया। h अपॉन में 150 हमने लिख दिया। अब 2 से काटेंगे तो 75 टाइम्स में चला जाएगा ये। तो h बराबर हमारा जो स्लिप गेज की हाइट आएगी वो कितनी आएगी, 75 मीटर आएगी, आएगी, ठीक है। तो ये 75 हमारी क्या हो गई, स्लिप गेज की हाइट हो गई। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर इजीली आप लोगों ने फाइंड कर लिया, 75 तो इस तरह से आपको स्लिप गेज और साइन बार के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और किसी भी एग्जाम में जाएंगे इसका भी एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो
कभी भी ना कभी ना पूछते हैं, जैसे कि कार्बन कंटेंट, हाई कार्बन स्टील, मीडियम लो कार्बन स्टील की कार्बन परसेंटेज वैल्यू से क्वेश्चन ज़रूर रहता है, फिलर गेज से क्वेश्चन ज़रूर रहता है, और एक साइन बार अपना यहाँ से भी क्वेश्चन ज़रूर रहता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है ब्रास गैस डिजॉल्व डिसकलर्ड इन एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। कह रहा है कि कौन से केमिकल के प्रेजेंस की वजह से जो ब्रास होता है, ब्रास हालांकि आपको पता होगा ना, ब्रास और ब्रॉन्ज दो होते हैं, बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन लोग ट्रिक वगैरह से, जैसे पिताजी वगैरह ऐसे करके ट्रिक बना के लोग याद करते हैं। हालांकि आप ऐसे सिंपल भी याद कर सकते हो। ब्रास का मतलब पीतल होता है, और ब्रास में कॉपर और जिंक मिलाया जाता है, और ब्रॉन्ज में कॉपर और टीन मिलाया जाता है। ब्रॉन्ज हम कांसा कहते हैं, नहीं कहते ब्रॉन्ज मेडल मिल रहा है उनको, तो कांसा होता है, कॉपर और टीन का मिक्सचर होता है, और ब्रास कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, यहीं से बनता है। ब्रास का मतलब पीतल होता है, और पिताजी कहते हैं, तो ता से तांबा हो गया और जी से जिंक हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग ध्यान रखते हैं मेटल्स के बारे में। तो ये ब्रास जो होता है ना, अगर एयर में और अगर हाइड्रोजन सल्फाइड अगर है केमिकल, इन दोनों के प्रेजेंस में रखेंगे तो इसका कलर ख़त्म हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है